ये पहला मैकेनिज्म था जो मैंने आप लोगों को करवाया था। सिंपली मीथेन क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा था और हमने इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन स्टेप्स डिस्कस किए थे। ठीक है। फिर प्रैक्टिस मैकेनिज्म हमने जो ऊपर ये 4 रिएक्शंस किए थे, इनमें इक्वेशन 3 का प्रैक्टिस मैकेनिज्म किया था जो कि ये रहा। ठीक है, ये भी कर लिया था। इसके बाद हमने एक प्रैक्टिस मैकेनिज्म इस रिएक्शन का किया था। ठीक है, और ये रहा ये मैकेनिज्म। यहीं पे क्लास एंड हुई थी या इसके आगे भी कुछ हमने फर्दर डिस्कस किया था? ओके, तो सिंटेक्स का क्वेश्चन आता है जो आपको नीचे स्ट्रक्चर दिख रहा है। आपके पास क्लोरीन इथेन है और एक्सेस क्लोरीन से रिएक्ट करवा रहे हैं। अब ये मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, इस बात को जरा क्वेश्चन को पहले गौर से सुनिएगा फिर जवाब दीजिएगा। एक्सेस क्लोरीन हमने यूज किया है, यानी कि इतना क्लोरीन है कि वो सारे हाइड्रोजन को 1 बाय 1 सब्स्टिट्यूट करेगा। ये क्वेश्चन नॉर्मली एमसीक्यूज में पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर 1 बाय 1 सारे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा और फाइनल प्रोडक्ट हमें ऑब्वियसली क्या मिलेगी, जिसमें इन दोनों कार्बन पे बाकी रिमेनिंग जो 3 बॉन्ड्स हैं वो सारे क्या होंगे, क्लोरीन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ओके। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि अगर हम इस कंपाउंड को एक्सेस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो कितनी पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं जो फॉर्म होंगी? आप में से कोई आंसर दे सकता है? क्लास इन विच 6। 6। आप क्या कह रहे हैं? 3। तैयब ढूंढ रहा है। तैयब हैं? वो तैयब को जरा देखिएगा। तैयब इसमें आता है ना बच्चा, ऊपर तो नहीं चला गया? ओके, तो कितनी प्रोडक्ट्स बननी चाहिए? 6 मुझे एक आंसर मिला है। आप क्या कह रहे थे? मार्क, उबैर, अली, अलीशाल जी। एक प्रोडक्ट कैसे? एक बात देखें, आपका शायद डाउट अब थोड़ा सा क्लियर हो, फिर आप सोचें। देखें, यहाँ पे भी मीथेन एक्सेस क्लोरीन से रिएक्ट हुआ तो फाइनली वी गेट CCl4। टोटल कितनी प्रोडक्ट्स मिली हैं? 4। ठीक है, तो यही बात वो वहां पे पूछ रहा है कि एक्सेस क्लोरीन का मतलब ये है कि वो सारे हाइड्रोजन 1 बाय 1 सब्स्टिट्यूट होते जाएंगे। तो टोटल कितनी प्रोडक्ट्स मिली? HCl अलग से काउंट नहीं होगा? नहीं, हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। HCl ऑब्वियसली अगर टोटल प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो HCl काउंट होगा, बट अगर सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो कितनी प्रोडक्ट्स मिलेंगी? 6। आप बताएं। अच्छा, तो मैं बता देता हूँ जी। 6 प्रोडक्ट्स नहीं है, थोड़ा सा और सोचें। We will get 9 प्रोडक्ट। ठीक है, हमें 9 प्रोडक्ट्स मिलेंगी। अब देखें कैसे 9 प्रोडक्ट मिलेंगी। इस वक्त अगर मैं इस मॉलिक्यूल को देखूं तो ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। पहले रिएक्शन में क्या होगा, इन 6 में से कोई भी एक क्लोरीन सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, अगर वो क्लोरीन सब्स्टिट्यूट होगा, एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ जाएगा, तो विच प्रोडक्ट आई विल गेट? 1 क्लोरोइथेन। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही है? अब्दुल्ला एंड अहमद, आप दोनों को भी, अब्दुल्ला एंड हसन, आप दोनों को भी क्लियर है? सर आपकी आवाज आना बंद हो गई थी। अच्छा, मैंने कहा कि टोटल 9 प्रोडक्ट्स मिलेंगी। अभी हम डिस्कस करते हैं कैसे 9 प्रोडक्ट मिलेंगी। जब सबसे पहला हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा तो वो हाइड्रोजन जो इन 6 में से कोई भी एक हो सकता है, तो उस एक हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन आ जाएगा। तो जब वो क्लोरीन आ जाएगा तो जो आपकी प्रोडक्ट फॉर्म होगी वो क्या कहलाएगी? 1 क्लोरोइथेन।
ये बात क्लियर है सबको? हसन एंड अब्दुल्ला, आप दोनों को भी क्लियर है? जी। ओके, बट अब आप सोचें, एक मिनट, वालेकुम अस्सलाम, एक मिनट जरा रुकिए। अच्छा, ये फाइल मैंने आप सबके साथ शेयर कर दी है ग्रुप पे। जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं लगा हुआ, इसका मतलब क्या है? वहां पे जहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं लगा हुआ, इसका मतलब क्या है? वहां पे क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, तो फर्स्ट तो आपके पास क्लोरोइथेन बन गया। आपके पास फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सी फॉर्म हुई? 1 क्लोरोइथेन। अब अगर मैं इस 1 क्लोरोइथेन की सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो क्या पोजीशन मैटर करेगी? अब करेगी। हाँ, फर्स्ट में तो नहीं करी क्योंकि किसी भी एक जगह पे क्लोरीन लग जाएगा। बट जब ये जो फर्स्ट आपकी प्रोडक्ट फॉर्म हो गई है, जिसको मैंने ये 1 से मेंशन किया है, इसके फर्दर क्लोरीनेशन में पोजीशन मैटर होगी। अब हमारे पास दो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं कि वो नेक्स्ट क्लोरीन इसी कार्बन पे लगे जिसपे पहला क्लोरीन लगा हुआ है, या दूसरे कार्बन पे लगे। और जैसे कि हमने कहा था कि ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होता है, तो दोनों तरह की प्रोडक्ट बनेगी। तो इसका मतलब है कि इस क्लोरीनेशन के रिजल्ट में, प्रोडक्ट 1 की क्लोरीनेशन के रिजल्ट में, मुझे ये दो प्रोडक्ट्स मिलेंगी। प्रोडक्ट नंबर 2 और प्रोडक्ट नंबर 3। अभी इससे ज्यादा आप आगे फोकस नहीं कीजिएगा, सिर्फ प्रोडक्ट नंबर 2 और प्रोडक्ट नंबर 3 को देखिए। जब प्रोडक्ट 1 की क्लोरीनेशन होगी तो या मुझे कुछ कंपाउंड्स ऐसे मिलेंगे जो 1,1 डाइक्लोरोइथेन पर आएंगे, और कुछ कंपाउंड ऐसे मिलेंगे जो 1,2 डाइक्लोरोइथेन पर आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है मुझे टोटल कितनी प्रोडक्ट्स मिल गई? 1, 2 एंड 3, 3 प्रोडक्ट्स मिल गई। अब अगर मैं थर्ड सर प्रोडक्ट लेकिन भी, बनेगा तो कोई एक ना, मतलब नहीं, पॉसिबिलिटी दोनों है तो बनेंगे। कोई। देखो, अच्छा। दोनों बनेंगे। हमारे पास एक मॉलिक्यूल तो नहीं है ना क्लोरोइथेन का। जी, और इथेन भी बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो बेसिकली जितने मॉलिक्यूल होंगे उनमें से कुछ मॉलिक्यूल प्रोडक्ट 2 फॉर्म कर रहे होंगे और कुछ मॉलिक्यूल प्रोडक्ट 3 फॉर्म कर रहे होंगे। ये बात क्लियर है अब्दुल्ला? जी। ओके, प्रोडक्ट 3 की फर्दर क्लोरीनेशन करूं तो अगेन पोजीशन मैटर नहीं करेगी, क्योंकि 1,2 डाइक्लोरोइथेन बना है। तो अब जिस भी कार्बन पे क्लोरीन लग जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं प्रोडक्ट 3 की क्लोरीनेशन करता हूं तो मुझे प्रोडक्ट नंबर 4 मिलेगी। चाहे लेफ्ट वाले कार्बन पे लगे चाहे राइट वाले कार्बन पे लगे, यही प्रोडक्ट मिलेगी। बट अगर मैं प्रोडक्ट की फर्दर क्लोरीनेशन करता हूँ तो उसके रिजल्ट में मुझे प्रोडक्ट नंबर 4 भी मिल सकती है और प्रोडक्ट नंबर 5 भी मिल सकती है। तो टोटल कितनी प्रोडक्ट्स हो गई? 5 हो गई। ये अब्दुल्ला, आपको आवाज आ रही है? जी सर। ओके, तो प्रोडक्ट नंबर 4 और प्रोडक्ट नंबर 5, तो टोटल कितनी प्रोडक्ट बन गई? 5 बन गई। अब अगर मैं 4 की, अच्छा, अगर मैं 5 की क्लोरीनेशन करूं तो फर्दर कितनी प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं? एक ही मिल सकती है, क्योंकि एक कार्बन के सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो चुके हैं, अब दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होंगे। बट मैं 4 की क्लोरीनेशन करूं तो मुझे अगेन दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो 5 की क्लोरीनेशन पे अगर प्रोडक्ट नंबर 7 फॉर्म हो रही है तो 4 की क्लोरीनेशन पे प्रोडक्ट नंबर 6 भी फॉर्म होगी और प्रोडक्ट नंबर 7 भी फॉर्म होगी। ठीक है,
अब जब मैं प्रोडक्ट 6 और प्रोडक्ट 7 फर्दर क्लोरीनेशन करेंगे तो दे विल एंड अप ऑन वन प्रोडक्ट, दैट इज प्रोडक्ट नंबर 8, एंड स्टिल वी हैव अ वन हाइड्रोजन लेफ्ट टू बी सब्स्टिट्यूटेड। तो देखिए हमें इनिशियली नजर आ रहा था कि 6 हाइड्रोजन हैं तो 6 प्रोडक्ट्स बननी चाहिए, बट आइसोमर्स की पोजीशंस की वजह से प्रोडक्ट्स के नंबर बढ़ गए, एंड फाइनली द नाइन्थ प्रोडक्ट वेयर ऑल द क्लोरीन आर सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, तो इसका एमसीक्यू आता है, और नॉर्मली स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं कि 6 बॉन्ड नजर आ रहे हैं, 6 हाइड्रोजन है तो 6 प्रोडक्ट्स होंगी। नहीं, बनाना नहीं पड़ेगा इसका, मैं आपको आसान रूल, या तो देखें ये नॉर्मली इथेन से पूछते हैं, इथेन से बड़ा नहीं पूछते, क्योंकि इथेन से बड़े में तो सोचे ना कि 3 कार्बन है तो यहाँ पे 9 बन रही है, तो वहां पे पता नहीं 16 या 18 प्रोडक्ट्स बनेंगी। ठीक है, तो आप इसके लिए या तो एक रूल ये याद रखें कि या तो आप याद रख लें कि इथेन है तो 9 प्रोडक्ट्स बनेंगी, या दूसरा रूल ये याद रखें कि जो सबसे बड़ा नंबर दिया हो, जब आप इनिशियली आप जरूर वर्किंग करें, पहले केस में आपको बात समझ में आ जाएगी कि देयर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स, तो आप जो सबसे बड़ा ऑप्शन दिया हुआ है उसको टिक करें और वो हो जाए। और अगर आप प्रीवियस पास पेपर प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे सबसे बड़ा जब भी ऐसा क्वेश्चन आया उसमें सबसे बड़ा 9 ही दिया हुआ होता है, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं दिया, एंड 9 इज योर आंसर एज। ठीक है, ये बात यहां तक क्लियर है? जी अब्दुल्ला, आपको भी क्लियर है? जी सर। ओके, नाउ वी हैव अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा जी, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कौन जल्दी से मुझे बता रहा है? जी उबैद, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जिसके पास लोन पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, एटम या मॉलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर होगा वो न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड हैलोजेनो अल्केन, जब हमने सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट की थी तो हमने कहा था कि अल्केन सब्स्टिट्यूशन करते हैं, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है, और हमने उसका रीजन देखा कि जब उनका वो अल्केन्स का मैकेनिज्म प्रोसीड हुआ तो उस रिएक्शन में रेडिकल्स बन रहे थे। यहाँ पे हम इसको कह रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें हो रही है, हैलोजेनो अल्केन्स में हो रही है, यानी कि क्लोरोइथेन है या ब्रोमोइथेन है या आयोडोइथेन है, अगर वो जो है रिएक्ट करेंगे तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा, और जैसा कि अभी उबैद ने कहा, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जिसके पास लोन पेयर हो, तो इलेक्ट्रॉन रिच हो जिसके पास लोन पेयर, तो सर रेडिकल क्या होता था? सॉरी, रेडिकल क्या होता था? रेडिकल जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। जब बॉन्ड इक्वली ब्रेक हो जाए और दोनों एटम्स अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाए तो वो रेडिकल बनता था। और जब हमारे पास हिट्रोलिटिक ब्रेकिंग होती है तो एक एटम पूरा पेयर लेके निकल जाता है, वो न्यूक्लियोफाइल बन जाता है जो कि नेगेटिव आयन होता है, और जो पॉजिटिव आयन बचता है वो क्या बन जाता है? इलेक्ट्रोफाइल। तो these are the three reactions which are nucleophilic substitution of हेलोजेनो अल्केन। अब देखें इसे हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों कहा? अगर आप तीनों रिएक्शंस में प्रोडक्ट देखें और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सिर्फ कंपेयर करें, अभी रिएजेंट भूल जाएं कि किससे किसको रिएक्ट किया, हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें एक कार्बन के साथ हेलोजन अटैच, कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड पोलर होगा क्योंकि हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये इस बात से सब एग्री हैं? अब अगर आप प्रोडक्ट देखें तो प्रोडक्ट में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें वो हेलोजन ही नहीं, एक रिएक्शन में उस X की जगह OH आ गया, दूसरे रिएक्शन में उस X की जगह CN आ गया, और तीसरे रिएक्शन में उस X की जगह NH2 आ गया। ठीक है, तो अब ये NH2 CN या OH ये भी पार्शियल नेगेटिव होते हैं। अब चलें, ये बात समझ में आ गई कि X चेंज हुआ है, X की जगह या तो OH आया है, X की जगह या तो CN आया है, या तो X की जगह NH2 आया है, बट हम इसे क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कह रहे हैं? अभी आप अगर रिएक्शन देखें तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि एक ग्रुप निकला और उसकी जगह दूसरा ग्रुप आ गया, यही कहलाता है ना डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन, तो इट्स अ सब्स्टिट्यूशन। बट व्हाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो अभी मैं डिस्कस करता हूं, मगर पहले इस बात को क्लियर कर लें कि ये सब्स्टिट्यूशन है, ये बात सबको क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को? अगर कोई डाउट है तो पूछ लें। अब्दुल्ला, आपको भी क्लियर है? जी सर। ओके, अब सोचें
जो कार्बन और हेलोजन है रिएक्टेंट में, क्या उनका बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होगा या हेटेरोलिटिकली ब्रेक होगा? जी, हेटेरोलिटिकली ब्रेकिंग में क्या होगा? बॉन्ड पेयर एक तरफ चला जाएगा, किसके पास जाएगा? एक्स के पास जाएगा, हेलोजन के पास जाएगा। तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक्स जो भी हेलोजन है वो नेगेटिव आयन बन जाएगा और कार्बन को क्या बना देगा? वो पॉजिटिव आयन, यानी कि कार्बोकैटायन। ये बात क्लियर है अब्दुल्ला, आपको भी क्लियर है? जी सर। अगर कार्बोकैटायन बन गया तो क्या उस कार्बन के पास इस वक्त कोई इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनाने के लिए? उसके 3 बॉन्ड्स तो बने हुए हैं और चौथा बॉन्ड जो उसने एक्स से बनाया हुआ था इलेक्ट्रॉन शेयर करके, वो इलेक्ट्रॉन एक्स ही लेके चला गया, तो उस कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। अब जो निकला है उसके -1 चार्ज आ गया और उसके पास लोन पेयर है, क्योंकि उसके पास तो पूरा पेयर आ गया ना बॉन्ड का, जो एक्स ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ था और जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन शेयर था वो पूरा पेयर उसके पास आ गया। तो एक्स की नेचर क्या होगी, न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल? न्यूक्लियोफाइल। तो इसका मतलब है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिमूव किया हुआ न्यूक्लियोफाइल। अब जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, अभी हम डिसाइड कर चुके हैं उस कार्बन के पास बॉन्ड बनाने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका मतलब है जो भी चीज एक्स वाई जेड उस कार्बन से बॉन्ड बनाने आएगी उसके पास पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसके पास लोन पेयर होगा। और अगर उसके पास लोन पेयर होगा तो उसकी नेचर क्या कहलाएगी? न्यूक्लियोफाइल। दैट्स व्हाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बात समझ में आई सबको? चिल्ला, आपको भी क्लियर है? सर वो जो हेलोजन उधर गया है वो भी न्यूक्लियोफाइल होगा ना? बिल्कुल, वही तो हमने डिसाइड किया था सही। कि जब कार्बोकैटायन बना तो वो एज अ न्यूक्लियोफाइल रिमूव हुआ है, तो जो चीज अब आके अटैच होगी उसको भी न्यूक्लियोफाइल ही होना पड़ेगा, तभी वो इस कार्बन से आके बॉन्ड बन कर सकती है, अदरवाइज बॉन्ड ही नहीं बनेगा अगर वो न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा तो। और कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है। और कार्बन पॉजिटिव कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल है। ये रिएजेंट और सही। कंडीशंस आपको याद करनी पड़ी। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया, बट आप देखें उसके नीचे ब्रैकेट में PQ लिखा हुआ है, इसका मतलब है हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन यूज किया है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिसॉल्व है। ये बात यहाँ पे क्लियर है? एक मिनट रुकें, अगर यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। ओके, तो आपको ये 3 कंडीशन याद करनी है। पहली कंडीशन ये है कि अगर मैं हेलोजिनो अल्कीन को, हेलोजिनो अल्कीन मींस अगर मैं हेलोजिनो अल्कीन बोल रहा हूँ या हेलो अल्कीन बोल रहा हूँ, इट मींस इट कैन बी अ क्लोरो अल्कीन, अ ब्रोमो अल्कीन, हाइड्रो अल्कीन और फ्लोरो अल्कीन। अगर मैं उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस से ट्रीट करूंगा, किससे रिएक्ट करवाऊंगा? एक्वस, ठीक है, और हीट करूंगा तो उस हीटिंग के रिजल्ट में हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा? एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देगा और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। इसी तरह अगर मैं पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड के साथ इथानॉल, अब देखें ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब यहाँ पे जो सॉल्वेंट यूज किया वो एक्वस नहीं किया बल्कि क्या यूज किया? इथानॉलिक, यानी कि इथानॉल में डिसॉल्व किया गया है। तो ये कंडीशन एग्जामिनर पूछता है, आपको ये कंडीशन याद करनी पड़ेगी, ठीक है, कि इथानॉलिक KCN या इथानॉलिक NaCN की प्रेजेंस में साइनाइड एक्स को डिस्प्लेस करेगा। इसी तरह जब अमोनिया यूज किया जाएगा तो वो भी इथानॉलिक होना चाहिए। ये बात यहाँ तक क्लियर है? ये सबकी अलग अलग है, ये याद करनी पड़ेंगी और ये एग्जामिनर इसी तरह पूछता है, 2 तरीकों से पूछता है। समटाइम एग्जामिनर क्या करेगा कि आपको रिएक्टेंट बना हुआ देगा, ये प्रोडक्ट भी बनी हुई देगा, एरो के ऊपर यहाँ पे फिल ब्लैंक या ब्रैकेट या बॉक्स बना देगा, आपने ये फिल करना है। और समटाइम ये भी देगा, ये कंडीशंस भी देगा और यहाँ पे बॉक्स बना देगा और आपको कंडीशंस को देखते हुए उस बॉक्स को बनाना। पूरी इक्वेशन बहुत रेयर केस में आती है, ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियर है?
अब्दुल्ला आपको भी क्लियर है? दूसरा, जी सर। अल्कोहल न्यूक्लियोफिलिक करते हैं, द न्यूक्लियोफिलिक ऑफ अल्कोहल्स आर, ठीक है। अल्कोहल में बहुत सारे रिएजेंट्स हैं, ठीक है, समरी, हाँ वो मैं भेज दूंगा अभी। जब पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद एक साथ भेज दूंगा। 5 पेजेस हैं जिसमें हर पेज में एक होमोलोगस सीरीज के सारे रिएक्शंस हैं, मतलब एक पेज पे अल्कीन के, एक पे एल्कीन के, एक पे हेलोजनो एल्कीन। अच्छा, तो इन सब, अब आपको ये सारी कंडीशंस याद होनी चाहिए, ठीक है। मगर इतना वैसे मुश्किल नहीं है याद करना, शुरू में मुश्किल लगेगा, मगर मैं उसका तरीका बताऊंगा कि देखें जब भी पास पेपर करने बैठे ना, तो हमेशा कभी इनको याद ना करने की कोशिश करेंगे। इनिशियली इसको अपने सामने रख के पास पेपर करें, ठीक है, क्योंकि आप हमेशा याद करके पेपर खोलेंगे भूलेंगे, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन होगी। उससे अच्छा बेहतर ये है कि इनिशियली जब आप पास पेपर कर रहे हो, कोई मसला नहीं है, ये चीज आप अपने सामने रखें। आप उधर देखें कि अच्छा भाई ये अल्कोहल दिया हुआ है, प्रोडक्ट में Cl बन रहा है और ब्रैकेट दिया हुआ है। तो अब अगर देखें, आसान बात बताता हूं, अगर एग्जामिनर ने आपको ये बना के दे दिया और प्रोडक्ट में Cl दे दिया, ये भी बना दिया, और यहाँ पे बॉक्स दे दिया, तो अब देखें ओपन एंडेड है उस बॉक्स में। आप क्योंकि क्लोरीन लग रहा है, आप CCl5 भी लिख सकते हैं, आप SOCl2 भी लिख सकते हैं, आप CCl3 भी लिख सकते हैं, आप HCl गैस भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हमेशा इनिशियली इसको सामने रख के करें, कोई मसला नहीं। जब सामने रख के करेंगे ना, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, चौथी बार खुद ही दिमाग में बैठ जाएगी, हाँ भाई इस वक्त मुझे ये यूज करना चाहिए। बट अगर आप ये सोचेंगे तो पहले याद कर लो और फिर करो, तो वो ज्यादा मुश्किल का। अच्छा, बाय प्रोडक्ट्स याद होनी चाहिए। अगेन बता रहा हूँ कि बहुत रियर केस में ऐसा होता है कि वो एग्जामिनर पूरी कंप्लीट इक्वेशन पूछेगा, मेजरली वो इसी तरह आपको देगा। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो पूछते हैं। अच्छा, 2 बातें मुझे डिस्कस करनी थी यहाँ पे। एक बात तो ये कि देखें, जिस तरह यहाँ पे PCl3 रिएक्ट कर रहा है और ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, ये मैंने इसलिए बैलेंस नहीं की, एक ये वाली इक्वेशन बैलेंस नहीं है और एक ये वाली इक्वेशन बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि बाकी सारी इक्वेशन अनबैलेंस हो जाती, बाकी सारी इक्वेशन इस वक्त बैलेंस होनी, सिर्फ वो 2 इक्वेशन बैलेंस नहीं है जिसमें H3PO3 लिखा। वो इक्वेशन कैसे बैलेंस होंगी? आपका जो ऑर्गेन अल्कोहल है और जो हेलो अल्केन फॉर्म हुआ है, उन दोनों के आगे 3 कोएफिशिएंट लगा दें, यानी कि मैं यहाँ पे 3 प्लेस कर दूं और यहाँ पे 3 प्लेस कर दूं तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे 3 प्लेस कर दूं और इधर 3 प्लेस कर दूं तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। बाकी सारी, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप इधर कंडीशन देखें तो हमने लिखा है रेड हॉट फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन और आयोडीन। तो बेसिकली जिस तरह PCl3 एग्जिस्ट करता है, PBr3 और PI3 नॉर्मली उतने स्टेबल नहीं होते, तो हम उन्हें रियल टाइम में रिएक्शन वेसल में ही बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम अल्कोहल को रिएक्शन वेसल में अलोंग विद रेड हॉट फास्फोरस और ब्रोमीन ऐड कर देते हैं। इनिशियली रेड हॉट फास्फोरस और ब्रोमीन का रिएक्शन होता है और PBr3 फॉर्म होता है उसी वक्त, और वो PBr3 अल्कोहल से रिएक्ट करता है इन द सेम वे जिस तरह यहाँ पे PCl3 कर रहा है, मगर PBr3 स्टोर्ड फॉर्म में नहीं होता जिस तरह PCl3 स्टोर्ड। इन द सेम वे PI3 भी स्टोर्ड फॉर्म में नहीं होता, तो वो भी ड्यूरिंग द रिएक्शन उसी वक्त फॉर्म करना पड़ता है। हम अल्कोहल, रेड हॉट फास्फोरस और आयोडीन को रिएक्शन वेसल में हीट करते हैं, तो पहले फास्फोरस और आयोडीन रिएक्ट करके PI3 बनाते हैं और वो PI3 अल्कोहल से रिएक्ट करके यहाँ पे X की जगह I आ जाएगा और H3PO3 बन जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, यहाँ पे एक टर्म यूज की गई है, समटाइम्स एग्जामिनर भी टर्म यूज करता है, C2P SiO2, दैट इज अ रिएक्शन वेसल, एक स्पेसिफिक जो कंटेनर होता है जिसमें रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, उसके लिए हमें C2P, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन? अब्दुल्ला आपको भी क्लियर है? जी सर। ओके, ओके, अब आ जाए मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म हमारे पास
इन सब में से ये दो हैं NaOH का और KCN का, ठीक है, बाकी कोई मैकेनिज्म नहीं है, सिर्फ ये दो मैकेनिज्म। अच्छा, ये आपको इक्वेशन दिख रही है, ये ऊपर वाली इक्वेशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस के साथ हम रिएक्ट करवा रहे हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या आएंगी मैंने लिखी नहीं है, हीटिंग या रिफ्लेक्शन वो होगा। अच्छा, तो OH डिस्प्लेस OH लग जाएगा और NaBr लग जाएगा। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिसाइड किया था कि जो ब्रोमीन का और कार्बन का बॉन्ड है वो किस तरह ब्रेक होगा, हेटेरोलिटिकली। उसकी वजह से कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, तो उस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। मगर हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रोफाइल तो जनरल नेम हो गया, बट जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उस स्ट्रक्चर को हम स्पेसिफिकली क्या है, हेटेरोलिटिक ब्रेकिंग में हमने डिस्कस की थी कार्बोकैटायन, ठीक है। तो कार्बोकैटायन बना। अब मेरा यहाँ पे कार्बोकैटायन की तरफ ध्यान दिलाने का ये मकसद था कि हमने 3 डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ी थी उस वक्त कार्बोकैटायन की, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो मेरा यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है कि ये जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा वो कौन सा होगा, जी Br हट गया, CH3 CH2, CH2 वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो कार्बोकैटायन है ये कौन सा होगा, कोई बात नहीं, स्ट्रक्चर देखें और फिर डिसाइड करके मुझे बताएं। देखो क्यों, चेक करो स्ट्रक्चर को। अब्दुल्ला आप बताएं कौन सा होगा, जी सेकेंडरी, चेक करो, बनाया था ना, खोलो जरा देखो, फिर बताओ। आपने भी बनाए थे, नहीं बनाए थे, हैं, कॉपी वाली नहीं है, मोबाइल में डॉक्यूमेंट आया हुआ है, डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करें, कार्बोकैटाइंस आ जाएंगे, बताएं आप कौन सा है, आप भी चेक करके बताएं कौन सा है, अब्दुल्ला आप भी चेक करके बताएं। उबैद कह रहे हैं प्राइमरी है, हम्म, जी देखा आपने कौन सा होना चाहिए, आपने देखा, देखा नहीं देखा, कौन सा है, होगा, देखने के बाद ही होगा, ठीक है। तो भाई देखने में कोई मसला नहीं है, अभी तो सीख रहे हैं, ठीक है, जब तक देखेंगे नहीं, चीजों को रिकॉल नहीं करेंगे तो चीजें याद नहीं रहेंगी, ठीक है। तो कौन सा कार्बोकैटायन बन रहा है, प्राइमरी, ये बात सबको क्लियर है, अब्दुल्ला आपको भी ये बात क्लियर है, जी अब्दुल्ला, जी सर। अच्छा। तो देखें, इस बेसिस पे हम इस अल्काइल हैलाइड को भी कैटेगराइज करेंगे, अगर ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बना रहा है तो इसका मतलब है ये अल्काइल हैलाइड भी क्या होना चाहिए, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात रिकॉल करें, प्राइमरी कार्बोकैटायन इज द स्टेबल वन और द अनस्टेबल वन, लीस्ट स्टेबल। तो अगर लीस्ट स्टेबल है तो इसका मतलब है कि उसके रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ही ज्यादा हाई है, ठीक है। तो इस वजह से कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन जो है ना होने के बराबर होगी, क्योंकि उससे पहले ही, और क्यों लीस्ट स्टेबल था, क्योंकि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की, पॉजिटिव आयन की चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई थी, ठीक है, क्योंकि वो एक ही एटम पे कॉन्सेंट्रेट हुआ था। तो इस वजह से यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी ड्यू टू इट्स हाई अनस्टेबिलिटी, एंड इंस्टेड वी गेट अ ट्रांजिशन स्टेट। बॉन्ड ब्रेकिंग तो हेटेरोलिटिकली ही होगी, मगर होगा क्या, जिस वक्त बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, ये मैकेनिज्म जरूर अभी आप लोग अपने पास बनाइएगा, और जिस तरह मैं बताऊंगा उसी तरह बनाइएगा। इस वक्त आपने सिंपली क्या करना है, आपको एरो नजर आ रहा है, एरो के लेफ्ट साइड पे जो है वो सिर्फ ड्रॉ करेंगे विदाउट करली एरोस,
ब्लैक एरो के लेफ्ट साइड का जो स्ट्रक्चर है वो सब अपने पास ड्रॉ कर लें विदाउट करली एरो क्विकली। एरो के लेफ्ट साइड का जो स्ट्रक्चर है कर लिया सबने। पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम की तरफ शिफ्ट होगा। पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम की तरफ शिफ्ट होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, जिस वक्त आप देखें, बात सुने, जिस वक्त ये ब्रोमीन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से छीन रहा होगा ड्यू टू वेरी हाई चार्ज डेंसिटी ऑन दिस कार्बन एज इट इज अ प्राइमरी, ये ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड आयन का अपना लोन पेयर एट द सेम टाइम इसको प्रोवाइड कर देगा। इसकी वजह से कार्बोकैटायन बनने के बजाय हमें ये ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। ठीक है, तो जिस वक्त अब पहले आप ये वाला एरो बनाएंगे जिसपे मैं जो है आपको मेरा कर्सर दिख रहा है, जब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा एट द सेम मोमेंट ये अपना लोन पेयर इस कार्बन को शिफ्ट कर देगा। इसके रिजल्ट में instead of forming a carbocatine, a transition state will form where carbon have a 5 bonds and it is highly unstable। 5 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड अगर आपने देखें तो हमने 2 बॉन्ड को डॉटेड लाइन से बनाया है। तो जो कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड है वो डॉटेड लाइन ये बात रिप्रेजेंट कर रही है कि दिस बॉन्ड इज गेटिंग वीकर एंड फाइनली गोइंग टू ब्रेक डाउन। और OH और कार्बन का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड डॉटेड लाइन से बना है, जो ये बात शो कर रहा है कि दिस बॉन्ड इज गोइंग टू इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड फाइनली फॉर्म। ठीक है, और यही हुआ। अगर आप प्रोडक्ट देखें तो ब्रोमाइड आयन निकल गया और OH उधर अटैच हो गया। ठीक है, हाँ, दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट है। तो कार्बोकैटायन नहीं बनेगा बल्कि ये ट्रांजिशन स्टेट आएगी ड्यू टू द वेरी हाई अनस्टेबिलिटी ऑफ अ कार्बोकैटायन बिकॉज़ इट्स अ प्राइमरी वन। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, देखें मैंने OH को कैसे लिखा है, O से कार्बन बॉन्ड हो रहा है। यहाँ पे भी स्टूडेंट OH ऐसे लिख देते हैं कि H कार्बन से बॉन्ड हो रहा होता है और उस पर आपका मार्क कट जाएगा। हाँ। देखें इस केस में तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखते हुए कि यहाँ पे मैं H3C लिखूं या CH3 लिखूं, दोनों एक्सेप्ट है। ठीक है, बट वहां पे देखिए मैंने लोन पेयर भी ऑक्सीजन से स्टार्ट किया है, तो मुझे ऑक्सीजन को ही कार्बन को फेस कराना है। अगर मैंने H को यहाँ पे बना दिया और O को इधर बना दिया तो मेरा जो है मैकेनिज्म रॉन्ग कंसीडर किया जाए। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे, ट्रांजिशन स्टेट के बाद ब्रोमाइड आयन बना देंगे। अब मेरा आप सबसे एक सवाल है, इस मैकेनिज्म के कितने स्टेप? दो। और कोई आंसर देगा कोई? एक ही है, क्योंकि हमने तो ये चीज बीच में बना के खुद दिखाई है कि हो क्या रहा है। ठीक है, इसे हम सेकंड स्टेप तब कंसीडर करते हैं बीच वाले को कि यहाँ पे अगर कोई और स्पीशी भी इसमें ऐड अप हो रही होती तो हम बोलते कि पहले ये बना फिर इसमें एक और चीज ऐड हुई। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हम ये जो बीच है ये ट्रांजिशन शो हो रही है कि फ्रॉम दिस द लेफ्ट हैंड मॉलिक्यूल टू द राइट हैंड मॉलिक्यूल व्हाट विल एक्चुअली हैपनिंग। ये मैंने यहां से हटा दिया, देख लें। तो 3 मार्क्स का ये मैकेनिज्म आता है और उस 3 मार्क्स की आप डिस्ट्रीब्यूशन, अगर 3 मार्क्स का मैकेनिज्म ऐसा आता है 1 मार्क
सारे डायपोल पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव लोन पेयर्स और प्लस और माइनस चार्ज के। एक मार्क करली एरोस की प्रॉपर ओरिएंटेशन का और एक मार्क आपके स्ट्रक्चर्स के सही होने का। कॉमन मिस्टेक क्या होती है? एक और ये वाला जो बॉन्ड है ना, देखें कहां से शुरू हो रहा है, बॉन्ड से शुरू हो रहा है और ब्रोमीन की तरफ जा रहा है, जो इस बात की कंप्लीट इंडिकेशन है कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन पे शिफ्ट हो रहा है। स्टूडेंट क्या करते हैं, इस कार्बन से बॉन्ड बनाते हैं इस ब्रोमीन का, तो अगर बॉन्ड की टेल कार्बन से ओरिजिनेट हो रही है और ब्रोमीन की तरफ जा रही है तो वो बिल्कुल रॉन्ग और जो है रिप्रेजेंटेशन है। कार्बन से ब्रोमीन पे क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा। जो कार्बन और ब्रोमीन के बिटवीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो टेल हमेशा याद रखें, टेल सिर्फ दो जगहों से बनेगी, या तो बॉन्ड से बनेगी या फिर लोन पेयर से बनेगी। इसके अलावा कोई तीसरी पोजीशन नहीं है जहां से टेल मैकेनिज्म में कर दिया एरो की स्टार्ट हो। ये बात समझ में आ रही है सबको? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ये नहीं अब्दुल्ला सर। क्लियर है आपको भी? जी सर। सैयद, अम्माद, अली, ईशा, उबैद। हाँ, इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? SN2। क्यों? क्योंकि आपका एक तो अभी हमने बताया कि कितनी स्टेप्स का ये मैकेनिज्म है, एक ही स्टेप का, और उसी स्टेप में दोनों मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, आपका हेलोजन अल्कीन भी और न्यूक्लियोफाइल भी। अच्छा, एक और बात का ख्याल रखना है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है ये बैक से दिखाएंगे जिस तरह मैंने दिखाया है। आप अगर फॉर एग्जांपल कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बना के और एरो यहाँ से यूं दिखा देगा तो ये गलत होगा। एरो हमेशा जहां से एटम निकल रहा है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड से आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वहां से तो एटम रिमूव हो रहा है, तो उस तरफ से तो आ ही नहीं सकती ना दूसरी चीज। अगर आप प्रोडक्ट देखें तो प्रोडक्ट में आपका जो न्यूक्लियोफाइल लगा तो उसी कार्बन पर है, मगर उसकी बिल्कुल अपोजिट पोजीशन पे लगा है, ठीक है? क्योंकि वहां से तो ब्रोमीन निकल रहा है, तो जब वहां से ब्रोमीन निकल रहा है तो वहां से न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा, न्यूक्लियोफाइल उसके अपोजिट डायरेक्शन से आएगा। क्योंकि हमने देखा कि बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग सेम टाइम हो रही है, तो जब दोनों सेम टाइम हो रही है तो जिस जगह पे ब्रोमीन है उसी जगह पे न्यूक्लियोफाइल दूसरा नहीं आएगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल उसके अपोजिट जगह पे आएगा। ये बात क्लियर है? और यही चीज यहाँ प्रोडक्ट में आपको दिख भी रही है कि कार्बन के राइट हैंड साइड पे ब्रोमीन का और जो OH आके लगा वो कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड पे लगा, ठीक है? ये बात क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब आ जाइए, अगर यही रिएक्शन NaOH के बजाय KCN के साथ हो रहा होता। अच्छा, पहले तो मुझे जरा बता दें कि ये कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी? जी मुझे सबसे आंसर चाहिए। जब ब्रोमीन ब्रेक होगा तो जो कार्बन के पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कार्बन कौन सा कार्बोकेटाइन होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी? प्राइमरी। प्राइमरी, प्राइमरी। उबैद, सही आंसर है। देखिए भाई, सिंपल सी बात है, जिससे कार्बन पे ब्रोमीन जिस कार्बन पे अटैच है वही ग्रुप कार्बन पॉजिटिव चार्ज बनेगा ना, और उस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? दो। तो अभी हमने यही बात डिस्कस की थी, तो मैंने इसीलिए ब्रांच बना के ये बनाया ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ब्रांच दिख रही है तो आप डायरेक्ट सेकेंडरी या टर्शियरी नहीं डिसाइड करेंगे, आप पहले देखेंगे कि किस कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, कौन सा कार्बन कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हुआ है, उसकी बेसिस पे डिसाइड होगा। तो इसका मतलब है ये अल्काइल हैलाइड भी क्या कंसीडर किया जाएगा? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कंसीडर किया जाएगा। तो अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड होना चाहिए? जैसे कि अभी हमने बात की टू मैकेनिज्म, यानी कि इन द सेम वे रिएक्शन होगा। ये रहा, साइनाइड इधर से अटैक करेगा, ब्रोमीन इधर से बॉन्ड ब्रेक करेगा, we will get a five bonds of a transition state and finally bromide ion gets removed and cyanide ion attached to the carbon। क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। अब्दुल्ला, आपको भी क्लियर है? जी सर। ओके, तो अगर मैं इस रिएक्शन की काइनेटिक्स पे जाऊं
सॉरी एनर्जेटिक्स पे कि एनर्जी चेंज, क्योंकि ये समटाइम्स एमसीक्यूज में आता है। हमने अभी डिसाइड किया जो भी प्राइमरी स्ट्रक्चर वाला अल्काइल हैलाइड या हैलोजन एल्केन है वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। और SN2 मैकेनिज्म में कितने स्टेप्स हैं? सिंगल स्टेप है, और उसी एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड दोनों इन्वॉल्व है, इसलिए हम कह रहे हैं SN2। तो इसकी एनर्जेटिक्स ऐसी होगी, यानी कि एनर्जी प्रोफाइल ऐसी बनेगी, यानी कि आपकी जो ट्रांजिशन स्टेट है वो हाईएस्ट पॉइंट पे फॉर्म होगी, और जब प्रोडक्ट बन जाएगी उसके फौरन बाद नॉर्मली एक्सो है, ठीक है ना, प्रोडक्ट लोअर जा रही है। ये बात यहाँ तक क्लियर है? अब्दुल्ला आपको भी क्लियर है? जी। ओके, सेम रिएक्शन हो रहा है, नीचे रेड वाली इक्वेशन देखो, सेम रिएक्शन हो रहा है, जो अभी हमने डिस्कस किया वही रिएक्शन हो रहा है ना, ठीक है। बट डिफरेंस क्या है कि जो कार्बन है जिसपे ब्रोमीन अटैच है उस कार्बन पे मुझे कोई हाइड्रोजन नहीं दिख रहा, तीनों CH3 लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी वो कार्बोकैटायन, टर्शियरी कार्बोकैटायन की होगी। और टर्शियरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है? मोस्ट स्टेबल होता है, ठीक है। अब्दुल्ला समझ में आ रहा है? जी सर। ये आपको भी क्लियर है? ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल होता है। अच्छा, इसका मतलब है ये हैलोजन एल्केन भी कौन सा हैलोजन एल्केन कंसीडर किया जाएगा? टर्शियरी हैलोजन एल्केन कंसीडर किया जाएगा। ओके, तो मोस्ट स्टेबल होता है, तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल उतना रेडिली इस पे अटैक नहीं कर सकते। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि बेसिकली ये SN1 करेगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक चीज आप लोगों को समझाता हूँ होपफुली। देखें, पहले केस में हमारे पास ये था, हमने पहले स्ट्रक्चर ये किया था ना।
ये देखें ये सबको दिखाई दे रहा है। ग्रीन वाला एटम कौन सा है? क्लोरीन है। तो अब देखें इस कार्बन पे, यानी कि इस कार्बन पे जब ये वाला मॉलिक्यूल था तो हमारा जो रिएक्शन हो रहा था वो SN2 हो रहा था। ये वाला जो कार्बन है इस पे अटैक हो रहा था न्यूक्लियोफाइल का, और क्लोरीन रिमूव हो रहा था और ट्रांजिशन स्टेट आ रही थी। ये बात सबको समझ में आ रही है? तो अगर आप यहाँ पे देखें, एक मिनट, तो यहाँ पे बहुत सारी स्पेस है जहां से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। अभी जो हमने स्ट्रक्चर देखा उसमें क्या देखा कि यहाँ पे भी एक कार्बन है और यहाँ पे भी एक कार्बन है, और इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। और इस कार्बन के साथ भी कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। अब अगर आप देखें तो वो जो कार्बन है, एक, उस कार्बन के चारों तरफ सराउंड हो गए बहुत सारे ग्रुप्स, तो उस कार्बन पे डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल आ ही नहीं सकता ड्यू टू टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो इसी वजह से आपके पास इस केस में क्या होगा, और टर्शियरी का स्टेबल भी होता है कार्बोकैटायन। सबसे पहले ये स्टेप होगा, पहले बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और कार्बोकैटायन बन जाएगा, ठीक है। और जब कार्बोकैटायन बन जाएगा तो अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और उसकी जगह OH लगेगा। तो इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व थे? एक ही मॉलिक्यूल, इसलिए इसको नेम क्या दिया गया? SN1 का। 2 स्टेप्स होते हैं। एनर्जी डायग्राम देखिए राइट साइड पे। पहले स्टेप में एक हम बना, एक रिएक्शन हुआ जिसमें कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया, और फिर उस कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, दूसरी एक्टिवेशन एनर्जी, और आपकी प्रोडक्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। तो ये MCQ में वो आपको या तो रिएक्शन देके बोलेगा, 4 डायग्राम्स बता के आइडेंटिफाई करो कौन सी डायग्राम है, तो आपने उस पर डिसाइड करना है कि वो SN1 कर रहा है तो ऐसी डायग्राम होगी, और अगर SN2 कर रहा है तो सिंगल एक्टिवेशन एनर्जी वाली डायग्राम होगी। अब्दुल्ला क्लियर है? सर एनर्जी डायग्राम वापस समझा दें। देखें इस रिएक्शन में कितने स्टेप्स हैं? हाँ 2 स्टेप्स हैं। जी, सॉरी जी। तो पहले स्टेप में कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ तो ये आपकी पहला रिएक्शन की एनर्जी आ गई जहां पे R पॉजिटिव आ रहा है। हाँ ये थोड़ी सी जी हाई है। फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और प्रोडक्ट फॉर्म हुई, तो ये दूसरे रिएक्शन की दूसरे स्टेप का एनर्जी निकाल गया। तो SN1 में हमारे पास एनर्जी चेंज की डायग्राम में 2 हम्स बनेंगे, और SN2 की एनर्जी चेंज की डायग्राम में एक ही हम बनेगा, क्योंकि वहां पे ट्रांजिशन स्टेट आ रही थी और प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रही थी। तो सही है, 2 स्टेप में नहीं हो रहा था, एक ही स्टेप में मैकेनिज्म कंटिन्यू हो रहा था। ये यहाँ तक क्लियर है सबको? जी। ठीक है, तो ये मैंने शेयर कर दिया, आप लोग जरा एक दफा प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने डिस्कस कर दिया, हमने प्राइमरी और टर्शियरी की बात कर ली। तो ये सेकेंडरी क्या करता है? सेकेंडरी दोनों मैकेनिज्म फॉलो, सेकेंडरी SN1 भी करेगा, SN2 भी करेगा। प्राइमरी SN2 क्यों करेगा उसका भी डिस्कस रीजन यहाँ पे डिस्कस कर दिया हमने। टर्शियरी SN1 क्यों करेगा उसका भी मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे हम स्टार्ट करेंगे एडिशन। ओके, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज।